दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि लाल किताब के उपाय कैसे काम करते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, किसको उपाय करने चाहिए, किसको उपाय नहीं करने चाहिए, इन उपायों की रचना कैसे की गई है, ऐसे क्या ठोस हालात हैं कि जो हमें ये क्लासीफाई करते हैं कि हमें रेमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लाल किताब का प्रिंसिपल क्या है, लाल किताब ग्रंथ के अंदर किन किन चीजों पे चर्चा की गई है और इतना महत्वपूर्ण वो क्यों है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे लेटेस्ट वर्जन है ज्योतिष का, जिसमें बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ चीजों के सिद्धांत तैयार करके जिसकी रचना की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये सदा ठोस हालात पे बात करती है। आपको किसी ने कह दिया, मान लीजिए कि आपका शनि खराब है, तो एज पर लाल किताब यदि आपका शनि खराब है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम है, कुछ पेक्युलर सिम्टम है, यदि वो आपको नहीं मिल रहे तो किसी की बात मत मानिए, अपना जिंदगी जैसे चल रही है चलने दीजिए, बेवजह उपाय की जरूरत नहीं है आपको। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लाल किताब के उपाय कैसे काम करते हैं। ऐसा किताब में लिखा गया है कि ना तो ये आने वाली मुसीबत को टाल सकती है, ना आपके ऊपर कोई असर कर सकती है, लेकिन ये आपके और आपके आने वाली मुसीबत के बीच में दीवार खड़ी कर सकती है। सपोज मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और सामने से शेर आ रहा है। शेर को आप मुसीबत मानिए, वो आपकी तरफ आ रहा है। आप ना तो शेर को मार सकते हो, मारना तो है ही नहीं है क्योंकि हमने बुरा तो किसी का करना नहीं है। ये पहला सिद्धांत होता है ज्योतिष का। जो लोग इसके बल पर किसी का नुकसान करने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत भयंकर परिणाम जीवन में भुगतने पड़ते हैं। अपना बचाव करने का आपको अधिकार है, परंतु किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार कतई नहीं है। यही सिद्धांत इस ग्रंथ का है। मान लीजिए सामने से शेर आ रहा है और आप खड़े हैं, तो इस किताब के ज्ञान के द्वारा, इस ग्रंथ के बनाए उपायों के द्वारा आप अपने और शेर के बीच में एक दीवार खड़ी कर दोगे। वो दीवार जो ईश्वरीय मदद का काम करेगी। हमने ना तो शेर को हार्म किया, ना किसी और को कुछ कहा, हमने सिर्फ अपना बचाव किया। जैसे अगर फिर क्या होगा कि मुसीबत धीरे धीरे थक हार के वापस लौट जाएगी और आपका बुरा समय निकल जाएगा। इस तरह से लाल किताब का उपाय काम करता है, आपको आने वाली मुसीबतों से बचा लेता है। आपके और मुसीबत के बीच में छोटे छोटे उपायों से एक गैबी दीवार, एक मदद की दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे कि आपको मदद मिलती है और आपका बुरा समय निकल जाता है। अब ठोस हालातों पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, या सूर्य में शनि की दशा चल रही है, शनि का गोचर खराब चल रहा है, शनि की ही दशा चल रही है, अर्थात किसी भी तरीके से आप शनि से पीड़ित, आपको लग रहा है कि आप शनि से पीड़ित हैं, आपने अपनी कुंडली देखी, किसी आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए। एज पर दिस ग्रंथ, इस किताब के हिसाब से यदि आपको शनि के पेक्युलर सिम्टम नहीं मिल रहे, जो कि आपकी आंखों की रोशनी एकदम से कमजोर पड़ जाना, या आपके मकान का कोई कंस्ट्रक्टेड हिस्सा बिल्कुल खराब हो जाना बेवजह, अभी वो कुछ समय पहले बनवाया था पर खराब हो गया, छत गिर गई, छत हद से ज़्यादा टपक रही है, सारी छत आपको रिपेयर करवानी पड़ गई, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो आपकी भैंस मर गई बेवजह, आपको पता ही नहीं चला। मतलब आप तो ये एज्यूम कर रहे थे कि बहुत जल्दी ये प्रॉफिट दे के जाएगी और एकदम से वो बीमार हुई और मर गई। तो ये कुछ, या फिर आप किसी कारखाना, आपका मान लीजिए है, आपकी मशीनें जो हैं खराब हो रही हैं, नई मशीनें हैं, अंडर वारंटी है, फॉल्ट ऐसा पड़ गया समझ नहीं आ रहा, किसी न किसी तरीके से आपके लोहे की मशीनरियों में नुकसान होना शुरू आपको हो जाए, या कोई ऐसी लंबी बीमारी आपको जकड़ ले जिसका इलाज बहुत लंबा चलना है और आप एकदम बीमारी से पूरी तरह से पीड़ित हो जाएं। तो ये वो पेक्युलर सिम्टम थे इस ग्रंथ के हिसाब से जो शनि खराब होने के आपको मिलेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं, सांप डस ले आपको, तो भी ये शनि खराब होने का सिम्टम है, पेक्युलर सिम्टम है। वो लक्षण है जो पूरा स्टीक हमें फलित होता है कि ये शनि के खराब होने का पूर्ण रूप से लक्षण आपको नजर आ रहा है। जब तक आपको इन लक्षणों में से कोई लक्षण आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं कहती शनि की 7.5, कुछ नहीं कहती कि शनि की दशा। अपने कर्म ठीक करो,
कुछ शनि के छोटे छोटे उपाय करो, कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो साढ़े साथी आपको कुछ ना कुछ फायदा ही देके जाए। तो इस किताब के उपायों का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, जब तक आपको कोई ग्रह सिम्टम नहीं देगा तब तक आपने उसका उपाय नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, नुकसान भी कर सकता है। कितनी ब्यूटीफुल बात कही गई है जो हमें बेवजह के भ्रमों से बाहर निकालती है। हाँ, यदि सिम्टम है तो ग्रह चाहे कुंडली में अच्छा भी पड़ा है तब भी आपको उपाय उसका करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसे परिवार की 6 कुंडलियां प्रस्तुत करूंगा जो एक ही परिवार की हैं, चाचे तायों की हैं, भाई बहन की हैं। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, आपको ये नजर आएगा, इनके अंदर बड़ी कॉमन बात नजर आएगी। ज्यादातर कुंडलियों का शनि खाना नंबर 6 के अंदर है, जिसको कि हम बुरा मानते हैं। और ज्यादातर कुंडलियों के अंदर राहु और बृहस्पति का कहीं ना कहीं मेल हो रहा है, या फिर राहु सूर्य के साथ बैठा है, या राहु 9वें खाने के अंदर बैठा है। तो यदि आप सीधी सीधी अगर किताबी भाषा की बात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राहु यहां खराब है, शनि भी यहां खराब है। परंतु कुछ प्रिकॉशंस ये फॉलो करते हैं, ये ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आज तक इनको इस शनि का और इस राहु का कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया अपने जीवन के अंदर, और बड़े अच्छी फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत गरीब है, सारे के सारे मतलब ये पूरा का पूरा परिवार जो है तकरीबन 50 से 100 करोड़ के बीच की टर्नओवर की ये फैमिली है। अब यदि ये बेवजह अपने ग्रहों के उपाय करना शुरू कर देंगे बिना सिम्टम के, तो वही उपाय इनको नुकसान भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस ग्रंथ के द्वारा मुसीबतों से बच सकते हैं, परंतु जिस उपाय की जरूरत नहीं है तो बेवजह उसका उपाय आपको कभी भी नहीं करना। और आपने 108 मनकों की माला के बारे में सुना होगा। इस किताब के हिसाब से 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं या 12 खाने होते हैं। 12 को जब हम 9 से गुना करते हैं तो 108 आता है। कितना अच्छा कंसेप्ट इस किताब के अंदर दिया गया है। तो बेवजह उपाय नुकसान कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि यदि आप मल्टीविटामिन बिना जरूरत के खाओगे तो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, लेकिन यदि आपको जरूरत है तो आप उसका सेवन कीजिए, आपको वो फायदा भी करेगा। ज्यादातर इस किताब के अंदर पुराने रीति रिवाजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। इस किताब में हमेशा ये कहा गया है कि जो भी आपके फैमिली की पुराने ट्रेडिशंस हैं आप उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह कभी भी खराब ना हो। यदि आप अपने पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते तो सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। अब हम उपायों की बात कर रहे हैं एज पर लाल किताब। हमें उपाय सेलेक्ट कैसे करने हैं? तो पहले तो जो 9 ग्रह 12 भावों में मौजूद हैं उसका अंदाजा आप कुंडली देखकर भी लगा सकते हो। साथ में आपको पामिस्ट्री के अंदर भी चेक करना है कि कौन सा ग्रह आपका खराब हो रहा है, या आपकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, कौन सा ग्रह किसी दूसरे ग्रह को प्रभावित कर रहा है, वो आपको कुंडली में भी रिफ्लेक्ट होगा। और सेम पोजीशन यदि आप अच्छे विद्वान के पास जाएंगे तो वो आपको पामिस्ट्री से भी कंफर्म कर देगा कि ये ग्रह यहां पर भी इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा सिम्टम्स के द्वारा कि वो ग्रह खराब फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। शनि के क्या सिम्टम्स होते हैं खराब होने के, वो हमने अभी चर्चा की। ऑलरेडी हमने राहु पे वीडियो डाला हुआ है, हमने बृहस्पति ग्रह के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो उन सब से आप जा करके एक बार उन वीडियोस को जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको सिम्टम्स का आइडिया लग जाएगा कि वो सिम्टम्स यदि आपके जीवन में हैं तो आप जरूर उपाय कीजिए, अदरवाइज आपको उपायों की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि अभी हमने 4-5 कुंडलियां स्लाइड पे जो लगी हुई हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये परिवार ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहता है और राहु का सबसे अच्छा उपाय है, जब तक आप ज्वाइंट फैमिली में हो कोई राहु का पितरी दोष आपको तंग नहीं कर सकता। राहु किसी खाने में पड़ा हो, किसी ग्रह के साथ पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो तो राहु के आपको बैड इफेक्ट कभी जीवन में नजर ही नहीं आएंगे। तो ये इस परिवार जिसकी मैंने कुंडलियां डिस्प्ले की, तो ये परिवार अभी तक ज्वाइंट फैमिली में, एक ही किचन है, आज से नहीं बल्कि तकरीबन पिछले 50 साल जब से इनके बुजुर्ग से तब से इकट्ठे रह रहे हैं ये लोग। तो
इनको इनके कुंडली के अंदर राहु ग्रह हमेशा निष्फल ही रहेगा। हाँ, जैसे ही ये परिवार अलग होगा, टूटता है जैसे ये परिवार, तो इन सबको इन ग्रहों के बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो कितना छोटा सा उपाय है और कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन से निपटा दी इसने। हम इधर उधर से नेट से देख करके रेमेडी कर लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ रेमेडी ऑलवेज हार्मफुल। अब जब आप बीमार होते हो, क्या आपने कभी प्रयास किया है कि आप गूगल पे देख करके दवाई खा लो घर में? नहीं, आपको जब तक ये ना पता लग जाए डोज कितनी लेनी है। एक बीमारी की 4 दवाइयां आती हैं, लेकिन उन 4 में से कौन सी आपको सूट करेगी आपकी प्रकृति के हिसाब से, वो सिर्फ आपको आपका फिजिशियन ही बता सकता है। उसी तरह से जब तक आप किसी अच्छे विद्वान के पास जाकर के अपनी कुंडली को अच्छे से चेक नहीं करवाएंगे, तब तक आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। तो जब तक आपको पेक्यूलर सिम्टम किसी ग्रह का नहीं आए, आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, अमावस पे करते हैं, पूर्णिमा पे करते हैं, या मान लीजिए कोई आप दान करते हैं, पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है। परंतु जो जैसे कुछ जल प्रवाह करना है, कुछ दबाना है, कुछ स्पेसिफिक ऐसी रेमेडीज भी होती हैं जो बड़ी आजकल कॉमन हो रही हैं, बट उनकी जरूरत नहीं होती हमें लाइफ के अंदर। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छा है और आपने उपाय कर लिया, तो हो सकता है कि वो ग्रह वहां से आपको प्रॉब्लम देनी शुरू कर दे किसी ना किसी तरीके से। तो जिस तरह से मैंने एक परिवार की चर्चा की, 4-5 कुंडलियां आपको दिखाई थी, तो उनको जब तक वो प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं जो कि हर ग्रह की अलग अलग भाव के अंदर बताई जाती है, तब तक उनको किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। अब एक और सिद्धांत है इसके अंदर, किसी भी ग्रह की डायरेक्ट रेमेडी करने पे इस पे कभी भी जोर नहीं दिया गया। हमेशा ग्रंथ ये कहता है कि जब भी आपको कोई ग्रह खराब हो रहा है, आप उस ग्रह के मित्र ग्रहों की स्थिति को देखिए, आप उस ग्रह के शत्रु ग्रहों की स्थिति को देखिए। सुपोज मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो रहा है, तो आप ये देखिए कि उस ग्रह को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये 3 जो मित्र ग्रह हैं, ये कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, और जो ग्रह उससे शत्रुता रखते हैं उस ग्रह से, वो उसको कैसे हम दूसरे ग्रहों का उपाय करके उस ग्रह को बचा सकते हैं। तो हमेशा किसी भी ग्रह की उपाय करने से पहले उसके मित्र ग्रहों की स्थिति को जांचना चाहिए अच्छे से, और उसके दुश्मन ग्रहों की स्थिति को जांचना चाहिए। अगर दुश्मन ग्रहों से वो प्रभावित नहीं हो रहा और मित्र ग्रहों की मदद उस ग्रह को मिल रही है, भले वो कुंडली के किसी भी खराब भाव के अंदर पड़ा हुआ है, तब भी वो कहीं ना कहीं कुछ फायदा दे सकता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। मैंने आपके आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली लगाई जिसके अंदर राहु हाउस नंबर 2 के अंदर है। अब ये जो 2 नंबर का राहु है, इसका कभी भी डायरेक्ट उपाय नहीं होता। हमेशा यहां पे चंद्रमा या बृहस्पति की मदद से इसको ठीक किया जाता है। अगर चंद्रमा की मदद की बात करोगे तो लाल किताब के अंदर ये कहा गया है कि एक चांदी की गोली रखने मात्र से आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि आपके घर में बार बार चोरी हो रही है, ऐसी कुंडली के अंदर जिनका राहु खाना नंबर 2 के अंदर है, तो मात्र आपको 200 ग्राम पीली सरसों मंदिर में दान करने से वो आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे हमने राहु की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया, अर्थात हमने जो राहु की कारक तत्व वाली चीजें हैं, चाहे वो जौ है या और चीजें जो राहु के साथ जुड़ी हुई हैं, हमने बिल्कुल भी वो वहां से कहीं नहीं मूव की। हमने सिर्फ और सिर्फ उन ग्रहों को टच किया जिन ग्रहों की मदद से ये ग्रह वहां पे ठीक हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। 2 कुंडलियां पेश हैं। एक का, दोनों का बृहस्पति जो है हाउस नंबर 10 के अंदर पड़ा है। अब एक आदमी बर्बाद हो गया क्योंकि उसने बृहस्पति खाना नंबर 10 की प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की। वो जिंदगी में चतुर बन के नहीं रहा, बेवजह सब पे विश्वास करता रहा, और आज की डेट में वो हर तरफ से हारा हुआ व्यक्ति है। परंतु दूसरी जो कुंडली है जिसके अंदर बृहस्पति 10 के अंदर है, साथ में केतु देव भी विराजमान है, वो आदमी जिंदगी भर इंटेलिजेंट बन के रहा, चतुर बन के रहा, फाइनेंशियल मैटर्स में बड़ा चालाकी से उसने काम लिया, बेवजह किसी पे तरस खा के उसने पैसा नहीं दिया। आज की डेट में वो शख्स करोड़पति है। अर्थात जब बृहस्पति 10 के अंदर होता है तो ग्रंथ ये कहता है कि आप धार्मिक चीजों को छोड़ करके अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो, आप अपने प्रोफेशन को ही धर्म मानो। तो
तो इस तरह से एक ही ग्रह दोनों की कुंडली में अलग अलग फल दे रहा है। तो लाल किताब हमें यह बताती है कि आपने अपने ग्रहों के जो आपकी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रेमेडीज की बात चल रही है, जैसे लाल किताब में एक नियम होता है कि जब भी जो भी ग्रह कुंडली के खाना नंबर 11 के अंदर बैठा है, जब वो वर्षफल में घूम करके दोबारा 11 में आएगा और जैसे ही हम उस ग्रह की वस्तु अपने घर लेके आएंगे, हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। लाल किताब का वर्षफल अलग कंसेप्ट है, उस पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसका जो वर्षफल है वो लाल किताब के अंदर ही दिया गया है। वो बड़ा आसान सा वर्षफल है, कोई भी बना सकता है देख करके, थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेगा तो वर्षफल अपनी कुंडली से बनाना वो सीख सकता है। तो सपोज मान लीजिए कि शनि किसी का 11 में है और वर्षफल के अंदर दोबारा 11 के अंदर आ गया, तो जैसे ही वो लोहे की चीजें खरीदेगा उसके जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। उपाय भी लिखा गया उसके अंदर, बड़ा सरल सा उपाय है कि जब भी आप शनि की कोई वस्तु घर लेके आएंगे, उसके मित्र ग्रह केतु की कोई वस्तु साथ ले आए। जैसे कोई बच्चों का खिलौना साथ ले आए, छोटा सा ले आए, चाहे बच्चों में बांटने का कुछ सामान ले आए। इस तरह से जब वो ग्रह की मित्र ग्रह की चीजें भी साथ आएंगी तो वो ग्रह नेक हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर केतु 11 के अंदर बैठा है और वर्षफल के अंदर वापस वो 11 के अंदर ही आ गया, तो जैसे ही वो शख्स केतु से संबंधित चीजें अपने घर खरीद करके लाएगा, वैसे ही उसके ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब मान लीजिए केतु 11 का 11 में आ गया और आप अपने घर के लिए बेड ले आए, सोफा ले आए, जिसकी टांगे होती हैं, टांगों वाली जितनी भी चीजें होती हैं हमारे घर में वो केतु से संबंधित होती हैं, या आप कुत्ता खरीद के ले आए उस दौरान, तो मुसीबतें आ जाएंगी। लेकिन यदि आप लाना ही चाहते हो तो केतु का मित्र ग्रह जैसे शनि होता है, तो साथ में आप कुछ ना कुछ जैसे बादाम साथ ले आए, कुछ ना कुछ शनि की आर्टिकल्स को ऐड करके साथ आप ले आए और उस ग्रह का बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो बड़े सरल से सिंपल से उपाय हैं, परंतु डायग्नोसिस जरूरी है, देखना जरूरी है कि वो ग्रह आपको खराब फल दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो बेवजह उपाय आपको नहीं करने चाहिए। अब पामिस्ट्री की अगर बात की जाए, पामिस्ट्री के उपायों की भी बात की गई है इसके अंदर। लाल किताब ग्रंथ के अंदर यह लिखा गया कि जब भी कोई आपकी रेखा, मान लीजिए ये हाथ की रेखा है, ये जब भी टूट करके दोबारा से स्टार्ट होती है तो ये आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस को इंडिकेट करती है। और यदि ये बदलाव अच्छे ना हो, आपको लगे कि इस पर्टिकुलर एज के अंदर आपका इस रेखा का ये फल होना था और ये आपको खराब कर रही है, तो आप सिंपल उसमें एक रेमेडी लिखी गई है कि उस पर्टिकुलर ग्रह की चीजें यदि आप दान करना शुरू कर देंगे तो आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। जैसे यदि किसी की हार्ट लाइन टूट करके स्टार्ट हो रही है तो चंद्रमा का दान करें, लाइफ लाइन स्टार्ट हो रही है टूट करके दोबारा से, या लाइफ लाइन बीच में से गड़बड़ हो रही है तो आप शनि की चीजों का दान करो। यदि हेडलाइन टूट करके दोबारा स्टार्ट हो रही है तो आप बुध की चीजों का दान करो। और यदि किस्मत रेखा आपकी टूट रही है तो बृहस्पति की चीजों का आप दान करो। इसमें भी इन्होंने उपाय सजेस्ट किए, लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट चीज जो देखने लायक है, सिम्टम मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि सिम्टम मैच नहीं हो रहे तो आपको बेवजह उपाय नहीं करने, सिम्टम हैं तो उपाय आपको करने हैं। और यदि सिम्टम हैं तो छोटा सा 10 रुपए का उपाय भी उतना ही काम करेगा जितना लाख रुपए का उपाय काम करेगा। बड़ा सरल सा विज्ञान है ये, बस सिर्फ समझने की जरूरत है, बेसिक सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। अब हम चर्चा करेंगे कि वर्षफल जो है लाल किताब का थोड़ा सा कैसे काम। एक और चीज लाल किताब के अंदर कही गई है कि जब भी कोई दो दुश्मन ग्रह आपस में टकराने की परिस्थिति के अंदर हों, या उनकी युति खराब, आपको लगता है कि ये युति खराब करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुंडली लगा रहा हूं, 2 कुंडलियां लगा रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन करता हूं। दोनों की कुंडली के अंदर सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर है, सेम सिचुएशन। 1-2 ग्रह और भी मैच करते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब इनमें से सूर्य जब 2 में होता है लाल किताब में, तो एक बात कही गई है कि जर जोरू जमीन के झगड़े से आपको दूर रहना है, अर्थात
जैसे आप माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं, आपकी शादी से घर में विवाद पैदा होते हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आप अपना हाथ डालते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारे ग्रह साइड पे रख दो, ग्रह बर्बाद कर देगा, एक ही ग्रह आपको तबाह कर सकता है। तो 2 कुंडलियां हैं, इनमें से एक जातक ने घर से भाग करके घर वालों को परेशान करके प्रेम विवाह किया, एक ने घर वालों की रजामंदी से शादी की। दोनों की जिंदगी में दोस्तों आज जमीन आसमान का अंतर है। उससे पहले सेम चल रहा था, उससे पहले दोनों ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की, उसने एक प्रॉपर्टी में भी बाइंग करी जो डिस्प्यूटेड निकली। तो अब वो जो जर जोरू जमीन का झगड़ा जो मना किया गया है सूर्य खाना नंबर 2 के अंदर, उस एक्टिविटी की वजह से वहां पे धन का नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि दूसरा भाव हमारे धन से संबंधित है, हमारे कुटुंब से संबंधित है। और जो दूसरा जातक है जिसने मतलब घर वालों के हिसाब से शादी करी, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं रखा अपनी लाइफ में, बड़ा खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं है। तो इस ग्रंथ के अंदर ये बड़ी ब्यूटी है कि आपको ये बताया गया है कि किन ग्रहों के इकट्ठे होने से क्या फल मिलेगा। यदि आपके ग्रह वो इकट्ठे हैं तो आपने उनका अलग अलग आप कैसे रख सकते हैं उनको। सपोज किसी का सूर्य और राहु इकट्ठा है, यदि वो दिन में सोने की आदत डालेगा तो वो धीरे धीरे इसके बैड इफेक्ट उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य शनि इकट्ठा है किसी का, या शनि मंगल किसी का इकट्ठा है, और वो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन रात को यदि बादाम भून करके खाएगा, सिंपल सा कर्म है जो वो उसके हिसाब से, उसकी पत्री के हिसाब से वो गलत है, यदि वो करेगा तो उसको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी लाल किताब के विशेषज्ञ के पास अपनी कुंडली दिखाने जाएं तो आप उपायों से ज्यादा आप ये फोकस कीजिए कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हैं जो आपस में टकराएं तो अच्छा नहीं है, और मैं उनको कभी मिलने ना दूं, उनको कभी टकराने ना दूं आपस में, तो वो कैसे मेरे को अच्छा फल दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्षफल के अंदर हम क्या देखते हैं। लाल किताब का जो वर्षफल है, जो ग्रह इकट्ठे होंगे वो इकट्ठे ही मूव करते हैं। मान लीजिए लाल किताब के अंदर आपका 5वां साल चल रहा है या आपका 25वां साल चल रहा है और 2 ग्रह जन्म कुंडली में आपके इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे ही मूव करेंगे। उससे प्रेडिक्शन भी आसान हो जाएगी, उससे रेमेडीज भी आपकी आसान हो जाएगी। और एक और जो नियम लाल किताब के अंदर है, जनरली हमने देखा है कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, परंतु लाल किताब के वर्षफल के अंदर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं स्लाइड पे, राहु और केतु वर्षफल में आमने सामने रहें ये जरूरी नहीं है, ये शर्त यहां पे तोड़ दी गई है। और आपके जीवन की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है वो 90% तक आपके वर्षफल के साथ मैच कर जाती है। कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा किसी लाल किताब के अच्छे विशेषज्ञ के पास जाकर के, जब आप उसको अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सीधा का सीधा आपके वर्षफल को ओपन करके वहां से क्लिक करके देखेगा कि हाँ जी ये प्रॉब्लम चल रही है और आप ये रेमेडी कर दो। लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आए तो आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जन्मदिन से पहले वर्षफल जरूर चेक करवाना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर ईयर की कोई अगर आपको हिदायत हो उसको आप फॉलो करें। जैसे एग्जांपल, बुध यदि खाना नंबर 8 में है और 8 में ही वापिस आए और आप उस दौरान अपने घर का मंदिर शिफ्ट करते हैं या सीढ़ियां तोड़ के नहीं बनाते हैं, तो आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पता नहीं कहां से आपको लिटिगेशन पड़ सकती है, नौकरी में नुकसान हो सकता है, इनकम पे आपके फर्क पड़ सकता है। और यदि पूरा साल आप इन 2 एक्टिविटीज को नहीं करेंगे तो ये आकर के पास ऑन हो जाएगा, भले कितना ही बुरा इसके अंदर फल लिखा गया है, तो आपका वो एक्टिवेट ही ग्रह नहीं हो पाएगा। जैसे किसी का शनि 6 के अंदर है और जब 6 का दोबारा से 6 के अंदर आएगा वर्षफल के अंदर, यदि वो पूरा साल चमड़े की चीजें जो पैरों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं यदि वो नहीं खरीदेगा तो ये शनि 6 उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे ही वो ऐसी चीज खरीद लेगा जो पैरों के लिए चमड़े के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जूते ही कह सकते हैं हम, तो उसको संकट आ जाएगा, उसको सरकारी मुकदमा में उलझ जाएगा, लिटिगेशन में उसके फंस जाएगा मामला सारा। तो अगर वो सिंपल सी प्रिकॉशन पूरा साल ले लेगा तो उसको ये शनि 6 में कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। या फिर कोई 11 का ग्रह 11 में आ जाए, उस पर्टिकुलर उस ग्रह से संबंधित आप चीज यदि घर ले आते हैं तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप किसी
अच्छे विद्वान की राय लेकर के उसके मित्र ग्रह की चीज भी साथ लेकर के आते हैं तो वो नुकसान आपको नहीं करेगी। दोस्तों आज हमने चर्चा की कि लाल किताब के उपाय डिजाइन कैसे किए गए हैं, इनके पीछे प्रिंसिपल क्या है, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम हर पर्टिकुलर एक ग्रह के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जैसे जैसे ये हमारी लाल किताब की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा इस पे की जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।